प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण में आपका पहला टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य को जानने से पूर्व हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे। सार्थक शब्दों का वो व्यवस्थित समूह जिसमें भावों और विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में अनिवार्य तत्व होते हैं। सबसे पहले आकांक्षा। वाक्य में एक पद को सुनने के बाद आगे के पदों को जानने की जो उत्सुकता पैदा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे हमने कहा कि सुरेश खाता है। इस वाक्य में यदि ये प्रश्न किया जाए कि सुरेश क्या खाता है तो उत्तर मिलेगा कि सुरेश रोटी खाता है या सुरेश चावल खाता है, तो रोटी इस वाक्य की आकांक्षा होगी। दूसरा अनिवार्य तत्व है योग्यता। यहाँ योग्यता का अर्थ है क्षमता। जब वाक्य का प्रत्येक पद अर्थबोध की क्षमता रखता हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। जैसे रमा चाय पीती है, ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है क्योंकि ये सर्वविदित है। सब जानते हैं कि चाय पी जाती है, खाई नहीं जाती। वाक्य का तीसरा अनिवार्य तत्व है क्रम। वाक्य में क्रम वास्तव में आकांक्षा तथा योग्यता के विधान को पूर्णता प्रदान करता है। वाक्य में पदों के समुचित स्थापन को क्रम कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें पढ़ी मैंने किताब, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि इसमें क्रम का अभाव है। सही वाक्य क्या होगा? मैंने किताब पढ़ी। अब हम जानेंगे कि वाक्य की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रयुक्त सभी पदों का पूरा अर्थ अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि वाक्य के सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शब्द सही क्रम में नहीं बोले जाते हैं या सही क्रम में नहीं होते हैं तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तीसरी विशेषता है बच्चों की बोलने या लिखने के क्रम में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में निकटता का होना आवश्यक है, क्योंकि जब शब्दों को रुक रुक कर बोला जाता है तो वो अर्थ में व्यवधान यानी रुकावट उत्पन्न करते हैं। चौथी विशेषता है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ अधूरा प्रतीत होता है या आधा लगता है। पांचवी विशेषता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक में मेल होना आवश्यक है। अब हम जानेंगे वाक्य के अंग। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग कहते हैं। वाक्य के अनिवार्य अंग हैं कर्ता एवं क्रिया। इनके बिना कोई वाक्य संभव ही नहीं है। जैसे मीरा नाचेगी, मोहन गाएगा। इन वाक्यों में मीरा एवं मोहन क्या है? कर्ता है। नाचेगी और गाएगा क्या है? क्रिया है। कर्ता एवं क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो घटक होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य बच्चों वो होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे श्याम ने बाजार से फल खरीदे। यहाँ पे श्याम ने क्या है? उद्देश्य है, और बाजार से फल खरीदे विधेय है। उसी तरह से बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। बच्चे क्या हैं? उद्देश्य हैं, और विद्यालय जा रहे हैं क्या है? विधेय है। अब हम करते हैं वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टि से किया जाता है, एक अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 होते हैं जिनका अध्ययन आप कक्षा 9 में कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार आपको पुनरावृत्ति करा देते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आपके कक्षा में रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद आएंगे, तो इसीलिए आज अब हम अध्ययन करेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तथा एक ही समापिका क्रिया होती है वो सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, माँ ने खाना बनाया, बालक रो रहा है। दूसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ये वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रही थी। ये दूसरा उदाहरण है, ये वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रही थी। इसका तीसरा उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे ही चौराहा आया वैसे ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। बच्चों, तीसरा वाक्य है रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े हों उसे
संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक शब्द क्या होते हैं? और, तथा, एवं, परंतु, अथवा, लेकिन आदि। इंग्लिश में इसे आप कंजक्शन कहते हो, हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द या ओजक शब्द कहते हैं, योजक शब्द कहते हैं। इनका उदाहरण देखिए, जैसे बालक रोया और चुप हो गया। यहाँ पे दो अलग वाक्य हैं, बालक रोया अलग है, चुप हो गया अलग है, ऐसे हमने और से जोड़ दिया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, हम कल यहाँ से जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। इसका तीसरा उदाहरण है, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे कि उपवाक्य क्या होते हैं। उपवाक्य वाक्य का वो अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, यह सामान्यतः एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित हो, उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो वाक्य में संज्ञा पद या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं। ये वही प्रकार करते जो संज्ञा पद द्वारा किया जाता है। जैसे, मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। यहाँ पे मुझे मालूम है प्रधान उपवाक्य है, कि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। लोग मुझे पसंद नहीं करते संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य होता है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो संज्ञा पद की विशेषता वैसे ही बताते हैं जैसे कोई विशेषण पद या विशेषण पदबंध बताता है। जैसे, पिताजी ने वो मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। तो पिताजी ने वो मकान बेच दिया प्रधान उपवाक्य है, जो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, पुराना हो गया था, विशेषण उपवाक्य है। उसी तरह से तीसरा उपवाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य में क्रिया विशेषण पद या क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं और ये भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहाँ जाऊँगा। यहाँ पे जहाँ तुम जाओगे क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।